हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटॉमिक केमिस्ट्री में। जैसा कि आप जानते हैं कि 12th के एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, इसलिए 12th के बच्चों के लिए शुरू किया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज। इस सीरीज में सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया गया है। अभी तक आप अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के पहले उसे देख लें। आइए शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको पिछले वीडियो में आपको 15 क्वेश्चंस बता दिया गया था। आज 16वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन है, एक फैराडे होता है। एक फैराडे बाबू कितना होता है? एक फैराडे होता है, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। 96,500 कूलम, लेकिन ये मान लगभग में होता है। 96,500 कूलम तो होता है, लेकिन ये मान किस में होगा? लगभग में होगा। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। 69,500 कूलम, 96,500 कूलम, 96,500 कूलम, लगभग इनमें से कोई नहीं। बाबू कौन होगा? 96,500 कूलम यहां भी दिया हुआ है, 96,500 कूलम यहां भी दिया हुआ है, लेकिन ये मान अभी हमने बताया कि 96,500 यानी 96,500 कूलम तो याद रखना है, लेकिन यह मान किस में होता है? लगभग में। इसीलिए ये सही आंसर कौन हुआ? 96,500 कूलम लगभग। देखिए दोनों ऑप्शन आपको दिया हुआ था, लेकिन ये मान लगभग में होता है तो लगभग वाले को टिक कर लीजिएगा। ऐसे आप याद रखिए 96,500 कूलम होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है फैराडे की इकाई होता है। बाबू फैराडे की इकाई होता है, अभी बताए कि एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। बाबू इकाई क्या दिया है? कूलम दे रहे हैं। तो एक फैराडे की इकाई क्या होगी? एम्पियर नहीं, क्या होगी? कूलम्ब होगी। तो याद रखेंगे इस चीज को, फैराडे की इकाई क्या होती है? कूलम्ब होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। देखिए द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। कैथोड पे कौन मुक्त होता है? देखिए जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, लेकिन इसको द्रवित किया गया है, लिक्विड स्टेट में रखा गया, जल में नहीं घोला गया है, द्रवित किया गया है। जब इसका विद्युत अपघटन कराएंगे तो सोडियम जमा होगा और क्लोरीन जमा होगा। कौन कौन जमा होगा? सोडियम और क्लोरीन। सोडियम आपका कैथोड पर जमा होगा और क्लोरीन जो होगा आपका एनोड पर जमा होगा। यानी कह रहा है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पे कौन जमा होगा? तो सोडियम। पिछले वीडियो में एक और था, सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल था। अगर इसका जलीय घोल होता है तो कैथोड पे कौन जमा होता है? हाइड्रोजन। अगर जलीय घोल कहता तो हाइड्रोजन जमा होता। अगर द्रवित सोडियम क्लोराइड कहता तो वहां क्या रखिएगा? सोडियम जमा होगा कैथोड पर। तो इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है विलयन की चालकता समानुपाती होती है। बहु विलयन की चालकता, अगर कोई विलयन है उसकी चालकता किस पे समानुपाती होगी? यानी कब इसकी चालकता ज्यादा होगी, कब चालकता कम होगी? तो आपको पता होगा कि विलयन में अगर आवेश का जो प्रवाह होता है वो आयन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आयन के द्वारा होता है। और जब आयन की संख्या ज्यादा होगी तो चालकता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी समानुपाती किसके होगा? तो आयनों की संख्या के। आयनों की संख्या के समानुपाती होगा। अगर आयन की संख्या बढ़ेगा तो चालकता बढ़ेगा, आयन की संख्या घटेगा तो चालकता घटेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती है। किसके ऊपर निर्भर नहीं करती है बाबू? देखिए कह रहा है कि विद्युत अपघटन में निक्षेपित का मतलब अलग हुए आयनों की संख्या निर्भर नहीं करती है। आपको निर्भर किसके ऊपर करती है, किसके ऊपर नहीं करती है? आपको फैराडे का नियम पता होगा। फैराडे के नियम के अनुसार आप देख सकते हैं किसके ऊपर निर्भर करती है। फैराडे का प्रथम नियम कहता है कि इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत आवेश के समानुपाती होती है, यानी आवेश के समानुपाती होती है। दूसरा नियम कहता है कि किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक समतुल्यांक के समानुपाती होती है। दोनों नियमों के आधार पर आप देख सकते हैं किसके ऊपर निर्भर नहीं करती है। देखिए कह रहा है कि प्रतिरोध के ऊपर, प्रतिरोध के ऊपर निर्भर करती है? नहीं, इसी के ऊपर निर्भर नहीं करती है। समय के ऊपर?
हाँ, समय के ऊपर निर्भर करेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो आवेश होता है वो I × T होता है। विद्युत धारा में समय से गुना करते हैं तब जाके आवेश निकलता, तो समय के ऊपर भी निर्भर करेगा। रासायनिक तुल्यांक के ऊपर, हाँ, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। अब विद्युत धारा के ऊपर यानी I के ऊपर तो निर्भर करता ही है। यानी किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है? प्रतिरोध के ऊपर निर्भर नहीं करता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन सब क्वेश्चंस को आप विशेष ध्यान दे करके देख लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है। यानी 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पे कितनी मात्रा में पदार्थ जमा होता है। तो बाबू याद रखेंगे, 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक समतुल्य भार पदार्थ जमा होता है। कितना जमा होता है? एक समतुल्य भार, जिसको रासायनिक समतुल्यांक भी कहते हैं। जिसको क्या कहेंगे हम लोग? रासायनिक समतुल्यांक। आइए देखिए, कह रहा है कि 1 ग्राम समतुल्य, 1 ग्राम मोल विद्युत रासायनिक तुल्यांक, हाँ, तो इसी को कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। आधा ग्राम समतुल्यांक नहीं, 1 ग्राम समतुल्यांक जमा होता है, आधा ग्राम नहीं जमा होता है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? रासायनिक समतुल्यांक या रासायनिक तुल्यांक। 1 फैराडे विद्युत धारा से कितना जमा होगा? 1 रासायनिक समतुल्यांक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है लेड संचायक सेल में लेड कार्य करता है। बाबू, लेड संचायक सेल में लेड कैसा कार्य करता है? एनोड के जैसा कार्य करेगा, ऑप्शन देख लीजिए, एनोड के जैसा कार्य करेगा या कैथोड के जैसा कार्य करेगा, या दोनों में से कोई हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। देखिए, लेड जो होता है एनोड के जैसा कार्य करता है और लेड डाइऑक्साइड जो होता है वो कैथोड के जैसा काम करता है। तो ये कह रहा है कि लेड संचायक सेल में लेड किसके जैसा काम करता है? तो बाबू, लेड एनोड के जैसा काम करता है। किसके जैसा काम करता है? एनोड के जैसा। और कैथोड कौन होता है? लेड डाइऑक्साइड कैथोड के जैसा काम करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि शुष्क सेल विद्युत धारा उत्पन्न करता है। विद्युत धारा उत्पन्न करता है। कितना विद्युत धारा उत्पन्न करता है? 2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.35 वोल्ट, 1.4 वोल्ट। यानी शुष्क सेल कितना विद्युत धारा उत्पन्न करता है? वो 1.5 वोल्ट उत्पन्न करता है, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट विद्युत धारा उत्पन्न करता है। थोड़ा सा याद रखिएगा, जो ड्राई सेल होता है, शुष्क सेल होता है, वो 1.5 वोल्ट देता है। कितना देगा? 1.5। निकेल कैडमियम बैटरी जो होता है वो 1.4 वोल्ट देता है। आपका मरकरी सेल ये 1.35 वोल्ट देता है। और लेड स्टोरेज, लेड संचायक सेल एगो इलेक्ट्रोड से 2 वोल्ट विद्युत धारा देता है। तो किसी को भी पूछा जा सकता है, यहां पूछा गया शुष्क सेल विद्युत धारा उत्पन्न करता है। कितना विद्युत धारा उत्पन्न करता है? 1.5 वोल्ट की विद्युत धारा उत्पन्न करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है ए, बी और सी 3 तत्व है। कौन कौन है बाबू? ए, बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव। अपचयन विभव मतलब अवकरण विभव। अपचयन विभव, अवकरण विभव का मान क्रमशः दिया हुआ है। मान दिया हुआ है 0.6 वाट वोल्ट, 0.6 वाट वोल्ट। कितना है? प्लस में दिया है 0.6 वाट वोल्ट, माइनस में 2.5 वोल्ट और माइनस में 0.5 वोल्ट। एक चीज ध्यान दीजिए, क्या दिया हुआ है? अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। ए का कितना दिया है? 0.6 वाट वोल्ट। बी का कितना दिया हुआ है? -2.50 वोल्ट। और सी का मान दिया हुआ है -0.5 वोल्ट। अब पूछ रहा है कि उनकी अपचयन शक्ति बताइए, यानी अवकरण पावर, रिडक्शन पावर कितना रिड्यूस करेगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिसका अवकरण विभव ज्यादा, जिसका अवकरण विभव ज्यादा और उसका रिडक्शन पावर कम, यानी जिसकी अपचयन विभव ज्यादा उसकी अपचयन शक्ति कम। तो किसकी अपचयन विभव ज्यादा है? इसका। तो इसकी अपचयन शक्ति सबसे कम होगी। और किसका अवकरण विभव यानी अपचयन विभव सबसे कम है? -2.5 वोल्ट, यानी किसका? बी का। तो इसका अवकरण विभव क्या होगा? सॉरी, अवकरण पावर यानी अपचयन शक्ति क्या होगी? सबसे कम होगी। तो क्रमशः में दिया है, आप सजा करके देख लीजिए किसकी अवकरण विभव कम है, किसका अवकरण विभव ज्यादा है। अगर अवकरण विभव ज्यादा तो अपचयन शक्ति कम। देख लीजिए,
सबसे ज्यादा किसका होगा? बी का, उसके बाद सी का और सबसे कम ए का। तो देखिए कहां दिया हुआ है, बी सी ए, ऑप्शन नंबर डी। कर सकते हैं आप लोग। ध्यान दीजिए, अगर अवकरण विभव ज्यादा तो अवकरण शक्ति कम, अगर ऑक्सीकरण विभव ज्यादा तो ऑक्सीकरण शक्ति कम। ये ध्यान रखेंगे इस चीज की। अगर विभव ज्यादा है तो उसकी शक्ति कम होगी, अगर विभव कम है तो उसकी शक्ति क्या होगी? ज्यादा होगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है विलयन में विद्युत का संचालन कौन करता है? विलयन में विद्युत का संचालन कौन करता है? विलयन में विद्युत का संचालन कौन करेगा? तो विलयन में आयनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आयनों के द्वारा। आयनों के द्वारा। अब आयन किस में निकलेगा? विद्युत अपघट्य पदार्थ में, कि विद्युत अनपघट्य पदार्थ में, कि H2O में, कि तांबे का तार में। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि विलयन में विद्युत का संचालन कौन करता है, यानी विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह कौन करता है? तो बाबू आयन करता है। आपको पता होगा विद्युत अपघट्य पदार्थ जो अपने आयनों में टूट जाता है, क्या होता है? जो अपने आयनों में टूट जाता है उसको विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। तो यही आयन देगा, यानी यही विद्युत धारा का संचालन करेगा, विद्युत धारा का प्रवाह करेगा। याद रहेगा कि विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह कौन करता है? आयन्स करता है। और आयन मिलेगा कहां से? विद्युत अपघट्य पदार्थ से। तो सही आंसर कौन हुआ? ए, विद्युत अपघट्य पदार्थ। समझ रहे हैं आप लोग? इसीलिए पिछला एक क्वेश्चन था कि विलयन में जो चालकता होती है किसके समानुपाती होती है? तो आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। अगर आयन की संख्या ज्यादा होगी तो उसकी संचालन यानी विद्युत धारा का प्रवाह भी ज्यादा होगा। अगर आयन की संख्या कम होगी तो विद्युत धारा का प्रवाह भी कम होगा। पीछे एक क्वेश्चन आया हुआ था, आपको याद होगा, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर विद्युत वाहक बल कितना होगा? बाबू साम्य अवस्था था। साम्य अवस्था के समय में किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल 0 हो जाता है, यानी विद्युत वाहक बल कितना होगा? 0 होगा। कब? साम्य अवस्था की स्थिति में। साम्य अवस्था की स्थिति में विद्युत वाहक बल 0 हो जाता है, क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर एक बराबर होता है, अर्थात वहां विद्युत वाहक बल 0 हो गया रहता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। यानी देखिए, सेल में अभिक्रिया होने के लिए, सेल का अभिक्रिया होने के लिए विद्युत वाहक बल होना चाहिए। अगर विद्युत वाहक बल 0 हो जाएगा तो उस वक्त सेल की अभिक्रिया ही नहीं होगा। जैसे अभी हम साम्य अवस्था की स्थिति में बात कर रहे थे कि साम्य अवस्था की स्थिति में जहां रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है वहां पर आपका विद्युत वाहक बल 0 हो गया रहता है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया कराने के लिए, होने के लिए विद्युत वाहक बल कितनी होनी चाहिए? 0 की स्थिति में तो होगा नहीं, स्थिर बीम में भी नहीं होगा, धनात्मक या ऋणात्मक। बाबू धनात्मक होगा तभी जाके फॉरवर्ड अभिक्रिया होती है, और ऋणात्मक होता तो बैकवर्ड अभिक्रिया होने लगती। तो फॉरवर्ड अभिक्रिया के लिए क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। यानी जब आपका विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा उस स्थिति में रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। अगर धनात्मक नहीं होगा तो फॉरवर्ड रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। तो याद रखेंगे कि सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है? कौन सा विद्युत का कुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? आप ऑप्शन देख सकते हैं, ग्रेफाइट है, एल्युमिनियम है, हीरा है और कॉपर है। इनमें कौन विद्युत का कुचालक है? कुचालक पूछ रहा है जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। आपको पता है कि ग्रेफाइट विद्युत धारा का प्रवाह करता है, एल्युमिनियम ये भी विद्युत धारा का प्रवाह करता है, हीरा इससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, यानी यही विद्युत धारा का कुचालक होगा। कॉपर ये भी विद्युत धारा का प्रवाह करता है। एल्युमिनियम और कॉपर तो धातु ही है, आपको पता है धातु विद्युत धारा का प्रवाह करता है, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट कार्बन का बना होते हुए भी ये विद्युत का चालक होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। तो याद रखेंगे कि ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है और हीरा विद्युत का कुचालक होता है। तो यहां ऑप्शन कौन सही होगा? हीरा, यही विद्युत का कुचालक होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है शुष्क सेल में कैथोड के रूप में उपयोग किया जाता है। शुष्क सेल में कैथोड के रूप में किसको उपयोग करते हैं?
शुष्क सेल में कैथोड के रूप में किसको उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का या एल्युमिनियम का या जिंक का या कॉपर का। सभी चालक है लेकिन उपयोग किसका करते हैं? तो ग्रेफाइट का। कैथोड के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट का। एनोड के रूप में जिंक का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, शुष्क सेल में एनोड के रूप में जिंक का उपयोग करते हैं और कैथोड के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। इसको याद रखेंगे आप लोग। शुष्क सेल में कैथोड के रूप में किसका उपयोग किया जाएगा? ग्रेफाइट का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल का उदाहरण है? कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण है? बाबू पिछले वीडियो में इसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया गया था, वहां द्वितीयक सेल पूछा गया था। हमने बताया था कि प्राथमिक सेल उसे कहते हैं जिसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, जिसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक सेल। और जिसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं उसको कहते हैं द्वितीयक सेल। तो कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण है, यही पूछा जा रहा है यहां पर कि कौन प्राथमिक सेल का उदाहरण है, यानी किसको चार्ज नहीं कर सकते हैं? शुष्क सेल, लेड संचायक सेल, निकल कैडमियम बैटरी, इनमें से सभी। बाबू शुष्क सेल प्राथमिक बैटरी का उदाहरण है। आप देखे होंगे घड़ी में जो बैटरी लगाया जाता है, दीवार घड़ी में जो बैटरी लगाया जाता है वो शुष्क सेल होता है, या रेडियो में जो बैटरी लगाया जाता है वो शुष्क सेल होता है। उसको दोबारा हम लोग चार्ज नहीं करते हैं, उसको यूज करते हैं, जब खत्म हो जाता है उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है। तो ये जो शुष्क सेल है उसको चार्ज हम लोग नहीं करते हैं, इसीलिए ये किसका उदाहरण है? प्राथमिक बैटरी का उदाहरण है। लेड संचायक सेल, आप इन्वर्टर वाला बैटरी देखे हैं, क्या उसको डिस्चार्ज हो जाता है तो फेंक देते हैं? नहीं, उसको दोबारा चार्ज किया जाता है, तो ये द्वितीयक बैटरी का उदाहरण है। निकल कैडमियम बैटरी, ये भी द्वितीयक बैटरी का उदाहरण होता है, इसको भी दोबारा चार्ज किया जा सकता है। जितने सारे रिचार्जेबल कैमरा देखे होंगे, रिचार्जेबल आपको जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आता है उसमें जनरली यही लगाया जाता है, निकल कैडमियम बैटरी या लिथियम आयन बैटरी यूज किया जाता है। खैर, इसमें कौन आपका प्राथमिक बैटरी का उदाहरण है? शुष्क सेल। देखिए आज भी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 15 क्वेश्चंस लेकर के आए थे, पिछले वीडियो में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 15 क्वेश्चंस लेकर के आए थे, यानी कुल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया गया है। आप इसे ध्यान रखिएगा तो एग्जाम में यानी 12th के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस करके आ सकते हैं। इसी प्रकार आपके लिए हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे। तब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।